हेलो एवरीवन। मैं विकास पाठक फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने सी की इस नई सीरीज़ में, जहां पर हम सी के उन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रकार के कैंपस प्लेसमेंट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर फिर से अगेन पता लगाना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है। प्रोग्राम को जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है a, जिसकी वैल्यू हमने रखी है 100। अब यहाँ पर कंडीशन को ध्यान से देखिए और यहाँ पर ये सोचिए कि इनमें से कौन सा आउटपुट स्क्रीन पर आने वाला है, हेलो हाय बाय या फिर हेलो हाय बाय। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है इफ़ और एल्स इफ के स्टेटमेंट। इस तरह के जब स्टेटमेंट यूज़ होते हैं तब उन्हें कहा जाता है एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर किस तरह से काम करेगा? सबसे पहले पहली कंडीशन चेक की जाएगी और अदर कंडीशन पर तभी हमारा कंट्रोल जंप कर पाएगा अगर उसे पहली कंडीशन फॉल्स मिलती है। तो इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन इट विल चेक द अनदर कंडीशन। तो अब देखिए, यहाँ पर पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, a is greater than 10, so that's why the first line will be printed और इसके बाद किसी भी कंडीशन को चेक नहीं किया जाएगा। तो द फाइनल आंसर विल बी हेलो, ऑप्शन नंबर ए हेलो। तो चलिए इसे एक बार रन करके भी देख लेते हैं। देखिए, मैंने इसे रन किया। देखिए स्क्रीन पर क्या आउटपुट हमें मिल रहा है, हेलो। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर पहली कंडीशन तो ट्रू हो ही रही है, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो रही है, ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 20 एंड देन थर्ड कंडीशन भी ट्रू हो रही है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी आप एल्स इफ लैडर यूज़ करते हैं तो अगली कंडीशन पर हमारा कंट्रोल तभी जाता है जब उसे करंट कंडीशन फॉल्स मिलती है। तो यहाँ पर अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद की कोई भी कंडीशन कंपेयर नहीं की जाएगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। मेन 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। अब आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि साइज ऑफ वाइड जब भी आप निकालेंगे तो वैसे तो अगर हमें पता है कि वाइड डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जो कोई भी साइज स्पेसिफाइड जिसके लिए नहीं है। दैट मीन्स या तो ये 4 बाइट करेगा, ना ही 2 बाइट करेगा, ना ही 8 बाइट रिजर्व करेगा। और बेसिकली ये जो डेटा टाइप है ये फंक्शन या फिर जेनेरिक टाइप के पॉइंटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे जेनेरिक पॉइंटर क्या है? तो अभी थोड़े दिन बाद जब हम पॉइंटर की सीरीज पर पहुंचेंगे तब हम बात करेंगे वाइड या जेनेरिक पॉइंटर क्या होता है। बट अभी आप ये याद रखें कि किसी भी वाइड डेटा टाइप की जब साइज हम निकालेंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट साइज 1 मिलती है हमें। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी साइज क्या मिलने वाली है, 1। और अगर यहाँ पर इसकी साइज 1 मिल गई तो हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और ट्रू होने पर, क्योंकि 1 मिला है, नॉन ज़ीरो है, तो कंडीशन ट्रू होगी और ये पहला वाला मैसेज हमें प्रिंट हो जाएगा। तो इसे भी रन करके देख लेते हैं। हमने से किया, देखिए मैसेज में क्या आ रहा है, मिस्टर मुरलीधरन। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फिर सोचिए इसका आउटपुट क्या आ सकता है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं और उसके बाद जब आपका आंसर आए तो आप वापस से प्ले करके इसका आंसर सुन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हुए हैं, m इक्वल टू 5, n इक्वल टू 10 एंड q इक्वल टू 20। और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है किस पर, इफ स्टेटमेंट में। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या फिर रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा वो यहाँ पर डिपेंड करेगा ज़ीरो एंड नॉन ज़ीरो पर। अगर इफ में कहीं भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी तो उसे ट्रू माना जाएगा और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा।
तो देखिए भाई यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्यू की वैल्यू क्या है 20, 20 डिवाइडेड बाई एन, एन मीन्स 10, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 क्या मिला हमें यहाँ पे 2, एंड देन 2 मल्टीप्लाइड बाई एम, एम मीन्स 5, तो 2 इंटू 5 क्या मिला 10। तो 10 क्योंकि नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी और क्या मैसेज आएगा, कीवर्ड। अब आते हैं नीचे के सेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, बिल्कुल एल्स तो नहीं चलेगा, लेकिन ये जो लाइन है कंट्रोल स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एल्स ब्लॉक। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट का उपयोग नहीं किया। और दोस्तों जब हम किसी इफ या एल्स में करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो केवल और केवल सिंगल स्टेटमेंट ही उस कंडीशनल बॉडी का पार्ट होता है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखे गए हैं तो आपको करली ब्रैकेट लगाना है, अदरवाइज पहले स्टेटमेंट के अलावा जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं उनको सी आउटसाइड ऑफ ब्लॉक मानेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना तो इफ में है ना ही एल्स में, रेगुलर स्टेटमेंट है, सो दैट मीन्स इसे तो एग्जीक्यूट होना ही है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, कीवर्ड और कंट्रोल स्टेटमेंट। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या हमारा, यस, ऑप्शन नंबर डी, कीवर्ड देन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसे हम रन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप दोस्तों आउटपुट क्या रहा, कीवर्ड एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। अगेन देखिए हम पूरी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, वी आर नाउ वर्किंग विद द कंडीशनल स्टेटमेंट, और उसके बाद हम लूपिंग स्टेटमेंट पर जाएंगे। तो हम पहले धीरे धीरे चैप्टर वाइज चैप्टर कवर कर रहे हैं, फिर हम मिक्सअप क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर सोचिएगा फ्रेंड्स कि क्या आउटपुट आ सकता है। मैंने पहले में लिखा हुआ है इफ, देन अगेन लिखा है इफ। सोचिए जरा, ओके तो देखिए यहां पर नॉट लगा हुआ है और ये जो इफ लिखा हुआ है दिस इज द पार्ट ऑफ आउटर इफ, दैट मीन्स यहाँ पर नेस्टेड इफ की बात हो रही है। पहले तो ये देख लेते हैं, दैट मीन्स अगर ऊपर की कंडीशन ट्रू होती है तो ही नीचे की इफ पर हमारा कंट्रोल पहुंचेगा, अदरवाइज इस वाले इफ की तो बात ही नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है और ऊपर वाले इफ के अंदर कोई भी करली ब्रैकेट नहीं लगा है। तो करली ब्रैकेट नहीं लगा दैट मीन्स तब भी नीचे का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट या इसी इफ का पार्ट माना जाएगा। तो पहले इस इफ को हम चेक करते हैं कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ मुकेश अंबानी। सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इस स्टेटमेंट का जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ नॉट लगाकर एक नई वैल्यू बनाई जाएगी और वो वैल्यू मिलेगी इफ को। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जब भी आप प्रिंटफ लगाते हैं तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो क्या बताएगी कितनी कैरेक्टर प्रिंट किए गए हैं। तो सपोज कि यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि मल्टीपल कैरेक्टर, मतलब एक से तो ज्यादा ही है। तो जब भी ये नॉन जीरो वैल्यू आएगा तो नॉट से क्या बदल देगा, जीरो में। सपोज कि यहाँ पे 10 आया तो नॉट 10 दैट मीन्स क्या मिला, जीरो। और अगर जीरो हो गया तो इसके बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट ऊपर का स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही, क्योंकि जब ये चलेगा तभी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर इफ को। तो दैट मीन्स पहले ये मुकेश अंबानी प्रिंट होगा, देन मुकेश अंबानी प्रिंट होने के बाद इफ को वैल्यू मिलेगी 10 10 दैट मीन्स आप काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 वैल्यू रिटर्न हुई, बट उसका यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो उसने क्या कर दिया, उसे जीरो। और जैसे ही जीरो हुआ तो इफ की कंडीशन हो गई फॉल्स, तो नेक्स्ट लाइन पर नहीं पहुंचेगा। तो फाइनल आंसर विल बी मुकेश अंबानी। सो लेट चेक इट। मैंने इसे किया रन, 1 मिनट। देख सकते हैं आप दोस्तों क्या वैल्यू आ रही है, मुकेश अंबानी। ओके, अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से इफ का ही एक प्रोग्राम बना हुआ है, आप इसे ध्यान से देखें और इसका आंसर फाइंड करें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इंटीजर इक्वल टू 10 लिखा हुआ है और यहाँ अगेन लिखा हुआ इफ प्रिंटफ, और यहाँ पे देखिएगा प्रिंटफ परसेंटेज डी ई ग्रेटर देन 10 माइनस 10 लिखा हुआ है। देन प्रिंटफ हेलो, दिस इज द पार्ट ऑफ इफ कंडीशन, एंड एल्स में लिखा हुआ है सेमी कॉलन, देन प्रिंटफ हाई।
ठीक है, अब जरा इसकी वर्किंग पर विचार करते हैं। यहाँ पर देखिएगा एल्स के बाद सेमीकोलन लगा हुआ है। अब कुछ बच्चों के लग सकता है कि यहाँ पर कोई सिंटैटिकल एरर होगी, क्योंकि नॉर्मली हम इफ या एल्स के साथ सेमीकोलन नहीं लगाते। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी किसी भी ब्लॉक को एम्प्टी रखना चाहते हैं आप नहीं चाहते एल्स में कुछ लिखना, तब आप उसे सिंपली सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर देते हैं। तो अगर इफ के बाद सेमीकोलन लगा है और फिर कुछ लिखा है, दैट मीन्स दैट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ इफ। और उसी तरह अगर एल्स के बाद सेमीकोलन लगा है, दैट मीन्स ये जो लाइन लिखी हुई है printf-i, अब ये एल्स का पार्ट नहीं है। दैट मीन्स ये रेगुलर स्टेटमेंट लिखा है जिसे इन कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स इसे तो एग्जीक्यूट होना ही है, और एल्स में कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो एल्स इज लेफ्ट एज एम्प्टी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इफ में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए इफ में अगेन प्रिंट किया हुआ है, दैट मीन सबसे पहले printf चलेगा, और printf क्या प्रिंट करेगा, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, और वैल्यू क्या होगी, a ग्रेटर देन 10। इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। तो देखिए a ग्रेटर देन 10 है क्या 10 इज ग्रेटर देन 10? नो, नहीं है। तो इसका जो आंसर है फॉल्स, दैट मीन्स 0। तो यहाँ पर printf की जो वैल्यू, पहली वैल्यू जो मुझे मिली वो मिली 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरी बात। printf ने 0 तो प्रिंट किया, बट रिटर्न क्या किया, यहाँ पर printf की वैल्यू क्या रिटर्न हुई, printf रिटर्न करेगा हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड ऑन कंसोल। तो 0 क्योंकि सिंगल कैरेक्टर है, तो यहाँ पर मिला मुझे 1। तो 1 माइनस 10, एक्सप्रेशन क्या बना यहाँ पर 1 माइनस 10, और 1 माइनस 10 किया तो मिला मुझे -9। अब -9 क्या कोई नेगेटिव, क्या जीरो वैल्यू है? नहीं, ये एक नॉन जीरो वैल्यू है। अब क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है, दैट मीन्स इफ उसे ट्रू मानेगा और अगले स्टेटमेंट को दैट मीन्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैसेज क्या मिल जाएगा, हेलो। तो पहले क्या मिला मुझे 0, देन दूसरा मैसेज क्या मिलेगा, हेलो। अब आते हैं नीचे। अब देखिए इफ चल गया तो एल्स तो वैसे नहीं चलना था, और चलता भी नहीं, और फिलहाल ये एम्प्टी भी है। तो एल्स में तो कुछ लिखा ही नहीं हमने। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एल्स, तो ये तो चलेगा ही। तो इन स्टेटमेंट को चलाने के बाद 0 हेलो, उसके बाद क्या मैसेज प्रिंट करेगा, हाय। तो फाइनल आंसर विल बी 0 हेलो एंड हाय। सो लेट्स चेक इट। मैंने इसे किया रन, 0 हेलो एंड हाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रोग्राम को भी जरा ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है =5, देन b=10, और कंडीशन लगाई हुई है ++a और ++b। देन प्रिंट करना है इस स्टेटमेंट, दैट मीन्स a एंड b प्रिंट करना है, अदरवाइज क्या प्रिंट करना है, जॉन टेरी। दोस्तों सोचिए जरा इसका आउटपुट क्या आ सकता है। आप प्रोग्राम को या वीडियो को पॉज करके देखिए, और फिर आप सोचकर इस प्रोग्राम को, आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, और उसके बाद फिर अपना आंसर जब निकाल लें तो फिर अगेन इसे प्ले करके देखें कि क्या लॉजिक इसमें बैठ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा अगेन, यहाँ पर हमें इफ की वैल्यू को किस तरह से निकालना है कि अगर यहाँ पर नॉन जीरो आ रहा है तो इफ को ट्रू माना जाएगा और इफ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक चलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज किया गया है, जो कि कौन सा है, और ऑपरेटर। तो देखिए और ऑपरेटर किस तरह से काम करेगा। और का फंडा ये होता है कि अगर पहली वैल्यू फॉल्स होती है तो और हमेशा दूसरी वैल्यू को भी चेक करता है, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तभी केवल क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। तो और किस तरह से काम करेगा, और को कोई एक वैल्यू ट्रू चाहिए। तो अगर ये पहली वैल्यू ट्रू हो गई, ध्यान से सुनिएगा, अगर पहली वैल्यू ट्रू हो गई तो और दूसरी वैल्यू को चेक नहीं करेगा, क्योंकि फंडा ये है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो आपको ट्रू मान लेना है, विदाउट चेकिंग अनदर वैल्यू, विदाउट इवेल्युएटिंग द नेक्स्ट कंडीशन। अगर पहली गलत हो जाती है तो और चेक करेगा किसे, दूसरी वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिएगा 5 है, ए की वैल्यू तो प्लस है क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, तो ए की वैल्यू हो गई 6। अब क्योंकि 6 हो गई नॉन जीरो है, तो और क्या करेगा, इसको ट्रू मान लेगा
और आगे बढ़ जाएगा। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट को चेक करना ज़रूरी नहीं समझता और ऑपरेटर, तो सीधे नीचे आएगा और ए एंड बी की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई थी 6, तो यहाँ तो 6 आएगा, बट बी तक हमारा कंट्रोल पहुंचा ही नहीं, तो बी की वही ओल्ड वैल्यू आएगी, दैट वुड बी 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, देख सकते हैं क्या वैल्यू मिल रही है मुझे, 5, 6 एंड 10। हाँ, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी मुझे 6, क्योंकि 5 प्लस प्लस हो चुका है, तो 6 एंड बी की वैल्यू कोई चेंज हुई नहीं, तो बी की वैल्यू क्या मिलने वाली है 10। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर से एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा हुआ आपके सामने, और अब आप इसका आंसर सोचेंगे क्या हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने लिया हुआ x माइनस माइनस। अब x माइनस माइनस क्या कहता है कि पोस्ट फिक्स फॉर्मेट है, दैट मीन्स x की जो भी करंट वैल्यू है इफ को वो दे दी जाएगी, देन x की वैल्यू 1 से माइनस कर दी जाएगी, बाद में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो क्योंकि x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इफ उसे ट्रू मानेगा और यहाँ तक पहुँचेगा। तो इस हिसाब से तो आना चाहिए गॉडफादर, द गॉडफादर। लेकिन अब यहाँ सिंटैटिकली थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ध्यान से देखिए। अगर मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाया तो मैं केवल एक ही स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ किसके अंदर, इफ के अंदर, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इफ के बाहर माना जाएगा। क्लियर है? तो ये इस स्टेटमेंट हो गया इफ के बाहर, लेकिन यहाँ पर एल्स भी लगा हुआ है। अब क्योंकि अगर करली ब्रैकेट नहीं लगाया तो इफ का जो ब्लॉक है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और ये जो पार्ट है ये आ गया बीच में। एल्स का रूल ये होता है कि एल्स हमेशा इफ के तुरंत बाद आना चाहिए, मतलब इफ का ब्लॉक और बिना किसी अदर स्टेटमेंट के, इफ और एल्स के बीच में कोई अन्य स्टेटमेंट या रेगुलर स्टेटमेंट कभी नहीं होते हैं। ये एक सिंटैक्स होता है इसी का। तो अगर इफ और एल्स के बीच एडिशनल स्टेटमेंट आ गया तो ये एक एरर आएगी, एल्स विदाउट इफ। ये क्या मानेगा कि ये तो एल्स का कोई इफ मिल ही नहीं रहा इसे, क्योंकि जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट हुआ ये इफ खत्म हो गया और यहाँ से रेगुलर प्रोग्राम चालू हो गया। तो इस एल्स का इस इफ के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाया। तो जब भी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हैं तो कंपलसरी हो जाता है इफ के साथ क्या लगाना, करली ब्रैकेट लगाना। तो हाँ, अगर एल्स के बाद नहीं भी लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एल्स लास्ट स्टेटमेंट होता और उसके बाद वैसे भी इफ एल्स का ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर एक एरर आने वाली है, क्यों? क्योंकि इफ और एल्स के बीच एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है जो कि ना तो इफ में है ना ही एल्स में है, रेगुलर स्टेटमेंट है, और सी इस तरह के स्टेटमेंट को परमिट नहीं करता। तो आप एक्स्ट्रा स्टेटमेंट यूज तो कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के बाहर, लेकिन इफ एल्स के बाद, ना कि इफ और एल्स के बीच में। और अगर करना है आपको तो या तो पूरी तरह से इफ के अंदर लिखेंगे आप तो ही चलने वाला है। तो कर्ली ब्रैकेट नहीं है इसलिए एरर आएगी। देख लेते हैं इसे रन करके। तो देखिए यहाँ एल्स पर क्या रही एरर। अगर मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट कर दूं तो फिर या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, और इस केस में भी इफ चलने वाला है। तो देख सकते हैं आप, द गॉडफादर, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आंसर बताएंगे आप कि क्या आ सकता है। तो देखिए जरा, यहाँ पर पहली चीज आपने देखी, यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, दैट मीन्स इफ एम्प्टी है, इफ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा हुआ। देन एल्स इफ लिखा हुआ है, एल्स इफ के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देन अगेन एल्स को हमने क्या रखा हुआ है, एम्प्टी रखा हुआ है। एल्स में भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, इस बाहर वाले इफ में भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। मतलब अगर ये चला तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, एल्स चला तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट सिर्फ तब आएगा जब ये सेकेंड कंडीशन चलेगी। अब हम देखते हैं कंडीशन क्या लिखी हुई है। देखिए स्लैश जीरो का मतलब होता है नन, नथिंग, और स्लैश जीरो इज ऑल्सो सिमिलर टू, इक्विवेलेंट टू द फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पर इसे फॉल्स वैल्यू माना जाएगा, तो ये इफ तो चलेगा नहीं। फिर आ गए हम एल्स में, एल्स इफ नल। अब नल तो यहाँ भी लिखा हुआ है, दोनों का मतलब वही है। स्लैश जीरो लिखें या फिर नल लिखें, तो नल भी क्या माना जाएगा, फॉल्स, तो ये कंडीशन भी नहीं चली, तो ये भी रन नहीं हुआ। अब आ गए एल्स में, तो एल्स तो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कोई भी इनमें से ट्रू नहीं है। जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या चलता है, एल्स। बट
एल्स में कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिखा है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कोई आउटपुट नहीं आने वाला है। तो इसे हम रन करके देख लेते हैं। देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसी इफ एल्स पर आधारित है, साथ ही साथ कुछ रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि और का उपयोग किया गया है। और का वर्क अभी मैं आपको समझा चुका हूं। अब आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर इसका आंसर सोचना है आपको। तो देखिए यहाँ पर a एंड b की वैल्यू है 5 एंड b की वैल्यू है 10। तो 5 एंड 10 कंडीशन चेक करेंगे जरा। पहली चीज तो और का मतलब समझ लेते हैं फिर से एक बार। अभी मैंने आपको बताया कि अगर और के पहले की कंडीशन ट्रू हो गई तो और नेक्स्ट कंडीशन को चेक नहीं करेगा, और अगर पहली गलत हो गई तो और किसके पास जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन को भी चेक करेगा। अगर नेक्स्ट भी गलत हो गई तो पूरा का पूरा जो कंडीशन है दैट मीन इफ स्टेटमेंट वो फॉल्स हो जाएगा। ना पहली ट्रू है ना ही दूसरी ट्रू है, तो इफ फॉल्स हो जाएगा और कहाँ पर पहुंच जाएगा हमारा कंट्रोल, एल्स स्टेटमेंट पर। बट अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट चलने वाला है, इफ ब्लॉक चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, a लेस देन प्लस प्लस ए। आपको पता है ये प्री इंक्रीमेंट फॉर्मेट लिखा हुआ है ए का, सॉरी इंक्रीमेंट का कौन सा फॉर्मेट लिखा हुआ है, प्री इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स फॉर्मेट। दैट मीन्स पहले वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा, देन इस स्टेटमेंट में या इस एक्सप्रेशन में पुट किया जाएगा। तो यहाँ पर अब फिर दूसरी बात आती है प्रायोरिटी की। तो भाई प्लस प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे, इस लेस देन से। तो पहले ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ए की वैल्यू हो गई 6। अब चलिए कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर ए को कंपेयर कर रहा है किससे, ए से या प्लस प्लस ए से। तो भाई यहाँ पर कोई दो ए तो है ही नहीं, एक ही ए है जिसकी वैल्यू हमने क्या कर दी 6। तो वही 6 यहाँ भी है और वही 6 कहाँ पर है, यहाँ भी निकल गया है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन बना 6 लेस देन 6 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 6 छोटा नहीं है 6 से। तो अब आते हैं दूसरे पे, कहाँ पे चला जाएगा हमारा कंट्रोल, सेकंड वाले पर। सेम यही चीज यहाँ भी करेगा, बी को कर देगा 11 और फिर चेक करेगा क्या 11 लेस देन 11 है, नहीं है, तो ये कंडीशन भी गलत हो गई। तो देखिए ओवरऑल कंडीशन तो गलत हो गई, लेकिन ए और बी की वैल्यू अपग्रेड हो चुकी है। ए की वैल्यू हो चुकी है 6 एंड बी की वैल्यू हो चुकी है 11। तो अब क्योंकि ओवरऑल कंडीशन गलत है तो यहाँ पर कंट्रोल नहीं आएगा। कंट्रोल कहाँ पहुँच जाएगा, पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो दैट मीन्स जॉन टेरी आना चाहिए आंसर। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं रन करके। देखिए दोस्तों क्या आंसर आया, जॉन टेरी। लेकिन याद रखेंगे ए और बी की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ प्रिंट एफ और मैं सिंपली परसेंटेज डी और परसेंटेज डी प्रिंट किया और हमने यहाँ प्रिंट किया ए एंड बी और अगेन इस प्रोग्राम को हमने रन किया, डी के बाद वैल्यू क्या आ रही 6 एंड 11। तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी हमें वैल्यू अपडेट होकर मिल रही। कारण वही है कि हमारा और ऑपरेटर दोनों तरफ वैल्यू को इवैल्यूएट कर रहा है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस प्रोग्राम का आंसर आपको सोचना है। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। कंडीशन देखिएगा जरा, माइनस माइनस एक्स एंड माइनस माइनस वाई। अब आपको सोचना है कि इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर पिछले प्रोग्राम में हमने और का उपयोग देखा था, अब देखिए एंड का उपयोग। तो पहले हम एंड का रूल समझ लेते हैं। एंड कहता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। अगर एक भी कंडीशन गलत है या एक भी कंडीशन जीरो है तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो क्या मानी जाएगी, फॉल्स। दैट मीन्स जीरो। तो देखिए जब भी हम ट्रू की बात करेंगे तो ट्रू का मतलब यहाँ पे 1 से है और फॉल्स का मतलब है 0 से, या फिर नॉन जीरो जितने भी होते हैं वो भी ट्रू ही माने जाते हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए, ये तो एक कॉमन सा रूल हो गया।
अब दूसरा रूल एंड ऑपरेटर का ये होता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तब तो ही एंड दूसरी कंडीशन को चेक करता है, क्योंकि उसे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो एंड दूसरे को भी चेक करेगा और दूसरी कंडीशन के ट्रू होने पर ओवरऑल ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर पहली ट्रू है बट दूसरी गलत है तब भी ओवरऑल जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बट एज्यूम करिए अगर पहली ही कंडीशन गलत है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर पहली ही कंडीशन गलत है, फॉल्स है, तो एंड तो कहता ही है कि एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में एंड दूसरे कंडीशन को इवैल्यूएट ही नहीं करता। अगर एंड को पहली कंडीशन फॉल्स मिल जाती है तो दूसरी कंडीशन को चेक नहीं किया जाता। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं वर्किंग इसकी, वैल्यू को ध्यान में रखकर। ए की वैल्यू क्या है? 1। अब क्योंकि यहाँ पे प्री फिक्स फॉर्मेट यूज किया हुआ है डिक्रीमेंट का, दैट मीन प्री डिक्रीमेंट फॉर्मेट लगा हुआ है, तो वैल्यू x की घटकर हो जाएगी 0, और 0 होते ही एंड को पहली वैल्यू क्या मिल गई? 0, जो कि क्या मानी जाएगी? फॉल्स। तो एंड इस नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट तक नहीं पहुंचेगा और यहीं से इफ को क्या बता देगा कि एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई है। अब क्योंकि ये वाली एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई तो हमारा कौन सा पार्ट चलने वाला है? एल्स वाला पार्ट, और x एंड y की वैल्यू प्रिंट होगी। बट यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो चुकी है? 0, तो 0 प्रिंट होगी, लेकिन y की वैल्यू 2 ही प्रिंट होने वाली है, क्योंकि y माइनस तो हुआ ही नहीं। तो फाइनल वैल्यू क्या मिलने वाली है? 0 एंड 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। इसे रन करके देखते हैं जरा। ओके, तो आप देख सकते हैं क्या मिला मुझे वैल्यू? 0 एंड 2। तो दैट मीन्स x की वैल्यू तो अपडेट हो रही है, दैट मीन्स यहाँ तक तो हमारा कंट्रोल पहुंच रहा है, लेकिन जैसी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई, वैल्यू हो गई 0, सो इस कारण से एंड दूसरे स्टेटमेंट को या दूसरे एक्सप्रेशन को चेक नहीं कर रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इंट इक्वल टू 2। देन अब मैंने इफ पर देखिएगा मल्टीपल स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर रिटर्न सेपरेटेड बाय कॉमा। अब आपको ये देखना है कि क्या आंसर आ सकता है या क्या कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट लिखे जाते हैं किसी भी कंडीशन में सेपरेटेड बाय कॉमा, तो वो लेफ्ट टू राइट इवेलुएट होना शुरू हो जाते हैं, और जो लास्ट इवेल्युएशन होता है, जो लास्ट वैल्यू होती है, वो रिटर्न होकर मिलती है इफ को। तो यहाँ पर देखिएगा a माइनस माइनस, तो a की वैल्यू क्या थी? 2, पोस्ट फिक्स फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर a की वैल्यू मिली 1, और जो आगे जाते जाते क्या हो गई, सॉरी यहाँ पर तो पोस्ट फिक्स फॉर्मेट है, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 2, जो कि इस कॉमा के आगे जाते जाते क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो अपडेट होनी ही है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, लेकिन इफ एक्सप्रेशन को या इस कॉमा से पहले, क्योंकि पोस्ट फिक्स फॉर्मेट यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर पहले उसे 2 मिलेगा और फिर वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी? 1। अब यहाँ पर आते हैं, अब क्योंकि वैल्यू 1 हो चुकी थी और यहाँ पे प्रीफिक्स फॉर्मेट लगा हुआ है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, तो उस 1 को ये क्या कर देगा? माइनस माइनस, दैट वुड बी 0। तो यहाँ पर क्या मिला? 0। अब आगे आ गए नेक्स्ट वाले पर, तो यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं ए में, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी? 0। तो फाइनल वैल्यू जो इसको मिली वो क्या मिली? 0। अब क्योंकि 0 मिली तो कंडीशन हो गई फॉल्स, ये स्टेटमेंट होगा नहीं रन। कौन सा स्टेटमेंट चलने वाला है? ये वाला स्टेटमेंट, एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा, जिम रॉजर्स। ओके, सो इससे भी हम चेक कर लेते हैं रन करके। तो देख सकते हैं आप फाइनल वैल्यू जिम रॉजर्स आ रही, दैट मीन एल्स स्टेटमेंट रन हो रहा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इफ प्रिंट एफ राम देन प्रिंट एफ रमेश अदरवाइज प्रिंट एफ सुरेश। इस तरह के एग्जाम्पल ऊपर अभी हम देख भी चुके हैं, तो फिर से देखिए, आपको याद दिला दें, जब भी इस तरह का प्रिंट एफ इफ के अंदर यूज होगा, सबसे पहले प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, तो पहले तो स्क्रीन पे राम आएगा ही, नो डाउट। प्रिंटफ एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर इफ को रिटर्न करेगा कि उसने कितने
कितने कैरेक्टर प्रिंट किए हैं, तो उसने 3 कैरेक्टर प्रिंट किए हैं। तो यहाँ पर इफ को क्या मिला 3, जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो कंडीशन हो गई ट्रू, और ट्रू होने के कारण ये पहुंच जाएगा इफ के ब्लॉक में और क्या प्रिंट कर देगा रमेश। अब इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी राम रमेश। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर सी राम रमेश। इसे भी रन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या वैल्यू मिल रही है हमें राम रमेश। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हो, यहाँ पे टर्नरी तो नहीं है, यहाँ पर एंड तथा और ऑपरेटर को मिक्स करके एक नया प्रोग्राम बनाया हुआ है, और आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखना है, अंदाजा लगाना है कि क्या आउटपुट आ सकता है इनमें से। तो देखिए a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है a प्लस प्लस एंड प्रिंटफ प्लस प्लस है। ठीक है, अदरवाइज और मतलब ये होता है अगर पहली कंडीशन गलत होती है तो, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो कहाँ पे कौन सी कंडीशन को चलाता है, ये किस स्टेटमेंट पर जाता है हमारा, और स्टेटमेंट नेक्स्ट वाले पर। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है एंड क्या कहता है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट नॉन जीरो है तो एंड दूसरे स्टेटमेंट को भी चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a प्लस प्लस ए की वैल्यू क्या थी 10, और a प्लस प्लस दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू होने वाली a की 11, लेकिन अभी नहीं, एंड को तो 10 ही मिलेगा क्योंकि पोस्ट फिक्स लगा हुआ है। कुछ भी मिले बट ये नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसे ट्रू मानेगा और एंड चला जाएगा अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। पहला तो ट्रू हो ही गया, पहला ट्रू मिला तो एंड दूसरे पे जाएगा और फिर प्रिंट करेगा परसेंटेज डी a की वैल्यू, लेकिन फिर क्या लिखा हुआ प्लस प्लस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर a की वैल्यू एक बार प्लस प्लस हुई तो 11 हो चुकी थी, और यहाँ पर प्लस प्लस होकर प्रिंट होगी तो 12 प्रिंट होगी। तो पहली वैल्यू तो क्या मिलेगी 12। अब क्योंकि इसके दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू हो गए तो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है क्या माना जाएगा ट्रू। और अगर अब हम इसे और के सिनेरियो में देखते हैं तो और के लिए पहला स्टेटमेंट क्योंकि ट्रू हो चुका है तो और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और क्या कहता है कि अगर पहला फॉल्स है तो नेक्स्ट को चेक करना है, अदरवाइज यहीं से रिटर्न हो जाना है। तो यहाँ पर b की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ किसकी वैल्यू प्रिंट होगी a की, जो कि क्या मिलने वाली है 12 मिलने वाली है। चलिए इसे हम एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या मिल गई हमें 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी तरह का बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पर इंटीजर इक्वल टू 10 लिखा हुआ और ध्यान से देखिए a mod 2 लिखा है, देन प्रिंट ऑफ ऑड अदरवाइज प्रिंट ऑफ इवन। और आपको मैसेज ये बताना है कि क्या प्रिंट होगा इवन या फिर ऑड। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों a mod 2 लिखा हुआ है, a mod 2 की वैल्यू क्या मिलने वाली, दैट मीन्स a को 2 से डिवाइड करेगा और जो क्या बचने वाला रिमाइंडर उस वैल्यू को यहाँ पर एज्यूम करेगा ये। अब रिमाइंडर दो ही हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1। अगर यहाँ पर 0 आता है तो एंड के लिए कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और एंड इस वाले एक्सप्रेशन तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि एक भी फॉल्स है तो एंड दूसरे को चेक नहीं करता, और ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करता है फॉल्स। अब जब अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न हो गई तो कौन सा चलेगा, और स्टेटमेंट चलेगा। और कहता है अगर एक फॉल्स हो गया तो दूसरे वाले स्टेटमेंट को इवेलुएट करना है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या ली हुई मैंने 10, a mod 2। अगर मैंने a को 2 से डिवाइड किया तो मॉड क्या बचने वाला 0, तो कोई रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं। तो a mod 2 की वैल्यू हो गई 0, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, कौन सा एंड का, क्योंकि यहाँ पे मिल गया 0, तो एंड हो गया फॉल्स। अब और स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट चलेगा, क्योंकि पहला पार्ट ओवरऑल हो गया फॉल्स, और चेक करेगा दूसरे को, और दूसरे को चेक किया तो क्या मैसेज आने वाला है इवन। और वैसे भी देखिए हमारा 10 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अगर यहाँ पर ये 11 होता तो a mod 2 की वैल्यू हो जाती 1, क्योंकि एक रिमाइंडर बचता, और अगर 1 हो जाती तो उसे मानता ट्रू और यहाँ पर चला देता किसे ऑड को। अब ऑड चलता तो फिर ये इवन नहीं चलता, क्योंकि ऑड चल गया दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी, और अगर एक्सप्रेशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर और का नेक्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। तो फिलहाल यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमें क्या मिलने वाला है
इवन मिलने वाला है। रन करके देखते हैं। देखा दोस्तों आपने क्या मिला, हमें इवन मिला। तो इस तरह से आपने लगभग ऑपरेटर्स के, कंडीशनल ऑपरेटर के और लॉजिकल ऑपरेटर के स्टेटमेंट समझे, जाने और देखे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।